नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के निर्णय पर विपक्ष लगातार जनता की परेशानियों की बात कर रहा है, लेकिन आक्रोश दिवस और भारत बंद में विपक्ष के बिखराव और महाराष्ट्र और गुजरात के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने विपक्ष के विरोध की धार को कुंद कर दिया और साथ ही सरकार को विपक्ष की मंशा को लेकर सवाल उठाने का मौका भी मिल गया। इस मसले पर विपक्ष के अलग अलग सुरों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष के पास विरोध के ठोस आधार खत्म हो रहे हैं? जिस जनता की बात वो कर रही है, वो जनता कुछ शुरुआती समस्याओं के बावजूद भी उसका समर्थन सरकार के काले धन के खिलाफ लड़ाई में दिख रहा है। क्या यही कारण रहा कि केवल नैतिक समर्थन देकर कुछ विपक्षी पार्टियों ने बंद से पलड़ा झाड़ लिया? क्या विपक्ष के पास कोई मौजूदा हालात से निपटने के लिए कोई ठोस सुझाव अब नहीं है? क्या डिमोनेटाइजेशन पर विपक्ष का विरोध अब मजबूरी बन गया है? जिस तरह से आज संसद में श्रीनगर के नगरोटा में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा बनाकर संसद का बायकॉट करना और हर दिन एक नया मुद्दा लाना क्या विपक्ष की हताशा बताता है? क्या विपक्ष ने जो जाल सत्ता पक्ष को फंसाने के लिए बनाया, क्या उसी में उलझता चला जा रहा है विपक्ष? इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे बीच दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि ये गतिरोध है जो संसद में चल रहा है या फिर महज टकराव की राजनीति है। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी, ओपिनियन पोस्ट में एडिटर हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। केवी प्रसाद हैं, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून। शुक्र, आपका भी स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ और आज के ही मसले से। आज जो विरोध देखा गया संसद के भीतर, जिस तरह से इस संवेदनशील मसले को उठाया गया और इस पर फिर वॉकआउट, प्रधानमंत्री की मौजूदगी की बात, ये हम इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से शुरुआत से डिमोनेटाइजेशन के बाद रोल बैक से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी तक बीच में कई ऐसे मसले उठाए, लेकिन आज इस मसले पर जब प्रधानमंत्री मौजूद थे उसके बावजूद भी इस मुद्दे को उठाकर वॉकआउट करना और संसद दोनों ही सदन बर्खास्त होने, क्या आपको लगता है कि साफ साफ विपक्ष की हताशा दिखा रहा है? नहीं ऋतु जी, देखिए, एक बात तो है कि संसद में विरोध करना, वॉकआउट करना, बायकॉट करना, ये सब संसदीय जनतंत्र में विपक्ष के अधिकार हैं, उनको उपयोग करना चाहिए, उसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन मौके की बात होती, किस मौके पर आप इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज जो मौका था वो नहीं था इसके लिए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को ज्यादा परिपक्वता और ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। और बाद में जब उसके बाद सदन फिर बैठा तो एक तरह से उन्होंने कोशिश की उस स्थिति को फिर से लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने की कि बिना रूल के अगर हम इस पे चर्चा करें, ये पूरा मसला चर्चा के लिए रखा जाए तो। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखें तो विपक्ष की समस्या ये है कि वो आधा समर्थन में है, आधा विरोध में है। कि ब्लैक मनी का मुद्दा है, काले धन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस पर कोई ये सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता कि हम उसके समर्थन में। विपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष कह रहा है सरकार जो काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसके हम समर्थन में हैं, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। अब यहाँ समस्या एक हो गई है कि जिन परेशानी तो लोगों को हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, वो सामने सबको दिखाई दे रहा है। जो लाइन में लगे हैं, जो दूसरी तरह से परेशान हो रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि परेशानी है, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छे के लिए हुआ। यही विपक्ष की समस्या है कि जिन लोगों को परेशानी है वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नारे नहीं लगा रहे हैं, वो किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं कि ये हम सरकार के विरोध में हैं, हमें परेशानी हो रही है इसलिए हम विरोध करते हैं सरकार। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो विपक्ष जो कह रहा है परेशानी की बात, वो सच होते हुए भी उसको जन समर्थन नहीं मिल रहा। जन समर्थन, केवी प्रसाद जी, क्या जन समर्थन न मिलना हताशा का एक कारण है, या फिर जो बात संसद के भीतर, जो एकजुटता संसद के भीतर दिखा रहा था विपक्ष, उस एकजुटता की कलई भी खुल गई? आक्रोश दिवस में, भारत बंद में, जिस तरह से देश के दो बड़े सूबों की सत्ताधारी पार्टियों ने खुद को भारत बंद से अलग किया, समाजवादी पार्टी ने करा, बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, उधर जनता दल यूनाइटेड ने अपने आप को अलग किया। देखिए, इसमें राजनीति तो होती है। सवाल यह है कि विपक्ष की रणनीति एक
नहीं हो सकती। एक कारण तो ये कि सारी पार्टियों का अपना अपना आइडियोलॉजी, अपनी अपनी फिलॉसफी और अपनी तरीके से चलते हैं, अलग अलग इनकी प्रक्रिया है। इस मुद्दे पे कोशिश हुई है संसद के सदन शुरू होने से पहले कि सब एकजुट होकर एक प्रयास करें, और काफ़ी हद तक शुरुआत में इकट्ठे दिखे मुद्दों पे। वहाँ पे भी आप देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी और तृणमूल शुरू से रोल बैक की बात कर रहे हैं, बाकी किसी ने नहीं कहा। रोल बैक की बात नहीं, बाकी किसी ने नहीं कहा। सबने कहा हम समर्थन करते हैं, जैसे प्रदीप जी भी बता रहे थे कि ब्लैक मनी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, तो हम सब साथ हैं, इसमें कोई भी अलग नहीं हो रहा। सवाल यह कि किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाया जाए, कौन से टैक्टिक अपनाए जाए। भारत बंद को लेकर भी इनमें एक विभाजन था। कुछ लोगों ने कहा भारत बंद करें, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आक्रोश दिवस। लेकिन केवी जी, इन दोनों चीजों के बीच में, जहां रोल बैक की आपने बात की और भारत बंद, इस अंतराल के बीच में बात हो रही थी संसद में चर्चा की, जिसकी शुरुआत शीतकालीन सत्र के पहले दिन हुई भी। फिर आखिर क्या वजह रही कि वो चर्चा सकारात्मक रूप में आगे नहीं बढ़ पाई? उसमें रोज एक नया विवाद सामने आया। पहले ये आया कि सरकार की तैयारी नहीं है, फिर आया कि लोगों की परेशानियों को सरकार नजरअंदाज कर रही है, फिर कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी, फिर प्रधानमंत्री अगर मौजूद भी हुए तो फिर ये हुआ कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी पूरे चर्चा के दौरान, जो कि अस्वाभाविक लगी सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, तमाम विशेषज्ञों को, सबने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ये क्या वजह है? ये तो अब जो आप बात कह रहे हैं भारत बंद में विपक्ष छिटका हुआ दिखाई दिया, ये तो बहुत देर की बात, लेकिन चर्चा तो एक सकारात्मक हो ही सकती थी अगर जनता के हितों की बात। पहले दिन जब चर्चा शुरू हुई और चलती रही, सदन देर तक बैठा राज्यसभा में, और तब से लेकर आज तक विपक्ष की तरफ से एक मांग लगातार यही उठती आ रही कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बैठे। अब वो उसको थोड़ा उन्होंने और एस्केलेट कर दिया अगले 2 दिन बाद कि नहीं पूरे चर्चा में के दौरान बैठे। लेकिन लोकसभा में कोई फर्क नहीं था। लोकसभा में शुरू से लेकर आज तक एडजॉर्नमेंट मोशन रूल 56 के तहत ही शुरू से मत विभाजन चाहते हैं, उसमें उन्होंने कोई फर्क नहीं है। सरकार की तरफ से ये कि जी हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पे कोई मत विभाजन हो, चर्चा के लिए तैयार है, लगातार ये बात कर रही है। दो दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी सदन में आए थे, तब शोरगोल हुआ, और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी बैठे, उन्होंने अपनी बात रखी, फिर उसके बाद हल्ला हुआ, जो भी कुछ हुआ, फिर सदन बर्खास्त हो गया, उठ गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे, तो आज जो बात है वो नगरोटा से जोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि जहां तो जनता के हितों को और तमाम सवालों को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा से भागता विपक्ष दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, जो नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या उसकी भी हताशा आज जिस तरह से नगरोटा के सेना के जवानों के शहीद को श्रद्धांजलि देने को जो मुद्दा बनाया गया है, क्या उसमें ये भी दिखाई दे रहा है? देखिए, विपक्ष की हताशा या कहें निराशा इस बात से है कि लोग सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे। ये विपक्ष के नजरिए से ये पॉलिसीज ऐसी हैं, ये सरकार की घोषणाएं ऐसी हैं जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने वाला है, रोजगार कम होने वाला है, इतना सब कुछ नेगेटिव होने वाला है, फिर भी लोग विरोध में नहीं खड़े हो रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं तो उसमें सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उस एक बात तो स्पष्ट है, आप इसको मोनेटाइजेशन का समर्थन न माने एक बार के लिए, तर्क के लिए, तो कम से कम इतना तो है कि लोगों के मन में अभी सत्तारूढ़ दल से निराशा नहीं हुई है, लोग निराश नहीं हुए हैं और समर्थन करने को अभी भी तैयार है। दूसरा, जो विकल्प है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गुजरात की, उन पर उतना ज्यादा भरोसा अभी लोगों का नहीं बना। केवी जी, हम क्यों नहीं निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको सीधे डिमोनेटाइजेशन के बाद ये नतीजे आए हैं? उपचुनाव भी हुए, लोकसभा सीटों पे हुए, विधानसभा सीटों पे, और निकाय चुनाव में जिन लोगों ने भागीदारी की, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। और निकाय चुनाव में वो लोग हैं जो सीधी एक छोटी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, रोज के लेन देन में उनकी भागीदारी है। अगर इतना बड़ा समर्थन है, 2011 में भारतीय जनता पार्टी को 298 सीटें थी और इस बार 952 है, क्या ये नहीं दिखाता कि उनको समर्थन है? मान ले इसकी अगर हम बात करें, ये अगर सत्ता पक्ष के विरोध में ये मतदान और ये नतीजे आते, तब तो फिर विपक्ष लगातार ये कहती कि ये वर्डिक्ट है डिमोनेटाइजेशन का। तो आज हम क्यों नहीं इसको माने? स्वाभाविक है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे स्थानीय चुनाव, निकायों के चुनाव, या लोकसभा या राज्यसभा, माफ कीजिए, असेंबली के चुनाव, तो उस वक्त लोग कोई एक सरकार के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो लोग उसको कहते हैं जी एक रेफरेंडम हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहीं रेफरेंडम का उस तरह से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोग परिभाषित करते हैं। वोट कम हो गया, वोट शेयर ज्यादा हो गया, आप सीट दो, वो सब हर आदमी अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है और अपने संदर्भ में उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। इसको तो हम माने कि लोगों का समर्थन, भारतीय जनता पार्टी
को कोई विपक्ष के पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है कि ये कहने के लिए देखिए लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला, पहली बात। लेकिन साथ ही साथ एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह स्थानीय चुनाव पे काफी हद तक लोकल इश्यूज बहुत प्रभावी रहते हैं, और उसमें जो लोग जिसे कहते हैं स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोग, उनकी अपनी छवि, ये काफी मैटर करता है। लोगों का जो आक्रोश, जो लोग कह रहे हैं कि आक्रोश था कि सरकार ने अगर जिस तरह से, जैसे सबको पता है कि परेशानी हो रही है, लोग लाइनों में लगे हैं और बड़े धैर्य के साथ अपना काम कर रहे हैं, वो कहीं वोट में तब्दील नहीं हुआ सरकार के खिलाफ, ये एक लोग मान के चल रहे हैं। अब आगे जाके क्या होगा, क्योंकि जो आपने अभी बोला कि पिछले कुछ दिनों में जो लोकसभा के 4 चुनाव हुए थे, उपचुनाव, और उसमें 10 असेंबली के हुए थे, तकरीबन वो रूलिंग पार्टी के साथ चली गई थी। एक आध सीट जहां पे कांग्रेस शायद हारी है तो उसमें भी कहीं इस तरह का परिवर्तन नहीं दिखा। खासकर असम में आप माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नई, और जो सीट खाली हुआ मुख्यमंत्री की सीट थी, सर्बानंद सोनोवाल, उनकी जगह उपचुनाव हुए, उसके लिए उधर कुछ समस्या उठ के आ रही थी तो सरकार ने समाधान जुटा, तो लोग साथ जुड़ेंगे, और नई नई सरकार है। पौंडीचेरी में जो जीते वो मुख्यमंत्री का खुद चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव में वो जीते, तो अलग फैक्टर्स शुरू हो जाते हैं। तमिलनाडु में देखिए आप, जब उपचुनाव हुए थे, 3 बाईपोल हुए, 3 उपचुनाव, तीनों में एआईडीएमके, सत्तारूढ़ एआईडीएमके की थी। हालांकि आप उसमें वोट शेयर का मार्जिन मान सकते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे पोजीशन पे रही, ये भी आप सच है। लेकिन वहां पे एक फैक्टर ये था कि जयललिता जी कई महीनों से बीमार थी, और उनका एक सिंपैथी फैक्टर जो लोग मानते हैं। केवी जी, हम निकाय चुनाव का को इसलिए उस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं इस दौरान लगातार पिछले हम तकरीबन 20 दिन हो रहा होगा जब से ये नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लेन देन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, एक पूरी राजनीति को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ लगातार प्रधानमंत्री जो एक आम जनता से जो एक सीधा संवाद कायम करने की तमाम मंचों से उन्होंने कोशिश की, क्या उसका भी असर दिखाई दे रहा है प्रदीप जी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की एक खासियत तो है ही कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अपनी जो बात है लोगों तक पहुंचाने में वो कामयाब हो रहे हैं। ये चुनाव के नतीजे ये बताते हैं। केवी की बात ठीक कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय के चुनावों को आप कोई इंडिकेटर लोकसभा या विधानसभा के लिए नहीं मान सकते, लेकिन देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि बनारस में कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव बीजेपी हारती है तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। तो ऐसे में एक प्रदेश का अगर स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उसका नतीजा पक्ष में जाता है, तो जिस पार्टी के पक्ष में जाएगा वो उसको अपनी कामयाबी तो मानेगी ही। तो राजनीति इस तरह की हो गई है कि इतने छोटे छोटे मुद्दों पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। एक बात। दूसरी, आप जो कह रही हैं ये ठीक बात है कि स्थानीय निकाय में जो लोग शामिल होते हैं, वैसे वोटर तो वही कॉमन ही है, लेकिन उसमें अगर डिमोनेटाइजेशन से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, तो कहीं दिखना चाहिए था, वो दिखाई नहीं देता। ये परेशानी सबसे ज्यादा विपक्ष की है कि लोगों में जो परेशानी है वो गुस्से में नहीं बदल रही है, वो सत्तारूढ़ दल से नाराजगी में नहीं बदल रही है। इसलिए विपक्ष, आप देखिए, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अगर मुझे सबसे ज्यादा निराशा तो कांग्रेस पार्टी से हो रही है, जो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है, जिसने जो आज प्रधानमंत्री कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसका आधारभूत ढांचा कांग्रेस के समय तैयार हुआ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना, 9 में उसने काम करना शुरू किया। आधार के जनक नंदन नीलेकणी, उनकी बात आप सुन लीजिए, वो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये शॉक जो है, जो इकोनॉमी को दिया गया है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाने की बात हो रही है, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, ये वैसे 3 से 6 साल लगते इसमें। इस शॉक के बाद ये 3 से 6 महीने में ये काम हो जाएगा। तो वो कोई बीजेपी के समर्थक नहीं है, बीजेपी के नेता नहीं है, और एक प्रोफेशनल है, वो इस बात को जानते हैं, इस काम को जानते हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं। एनपीसीआई में अब भी वो सलाहकार हैं। तो उनसे, उनके जैसे लोगों की अगर बात विपक्ष या मतलब कम से कम कांग्रेस के लोग सुनते, या जो लोग इस सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, अर्थशास्त्री, उनके तर्क सुनते और उस पर बहस करते,
अपना दृष्टिकोण उस रूप में रखते तो शायद अच्छी बहस कर पाते। अभी जो वो कर रहे हैं उससे मैसेज ये जा रहा है कि ये दरअसल बहाने से काले धन वालों का समर्थन कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है सच्चाई नहीं है, फिर भी संदेश यही जा रहा है। उसका संदेश ये जा रहा है कि जनता के हितों को बताकर और उस कंधे पे रखकर राजनीतिक पार्टियां अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जमीन ढूंढ रही हैं, जो लगातार विपक्ष की हताशा भी दिखा रहा है। जिस तरह से हर दिन एक नया मुद्दा लेके आ रहे हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9th को कहीं और कमिटमेंट है। सर, नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना तो वो खुद की भी नहीं सुनती। कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट विमेन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। सरकार के डिमोनेटाइजेशन के फैसले पर आम जनता ने अपना समर्थन भी दिया है। शुरुआती समस्याएं कुछ हुई हैं आम जनता को, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार लगातार जो जैसे फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर नए नए प्रावधान, नई नई सुविधाएं जनता को दे रही है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, छात्र हो, गृहिणियां हो, सबके लिए। लेकिन बात यह है कि जो मुद्दे राजनीतिक पार्टियों को सड़क पर ले जाकर उसकी राजनीति करनी चाहिए थी, क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी संसद की कार्रवाई को बंधक बना लिया है उसके लिए? केवी प्रसाद जी, क्या आपको लगता है ये तमाम मुद्दे जो भावना जनता में दिखाई दे रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, उन्होंने 31 दिसंबर तक का वक्त भी माना, जनता ने अपना एक समर्थन भी दिया है, जनता को अगर दिक्कतें हो रही हैं तो उसको धीरे धीरे सुलझाने की और दूर करने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि विपक्ष जो बात कह रही है वो जमीन पे नहीं है? नहीं, देखिए, दो चीजें। विपक्ष की जो बात है कि लोगों की समस्या है, वो समस्या सबको दिख रही है। कोई इसमें विशेष आपका और मुझका अलग आंकलन करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को पता है हर घर में क्या समस्या, हर एक को समस्या पता है। उस समस्या का समाधान धीमे धीमे होगा, ये भी सबको पता है। वो धैर्य जो जनता दिखा रही है, ये बड़ी सराहनीय बात है कि वो लाइनों में भी लगे हैं, अपना कार्य रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कई लोग कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। लोगों का धैर्य बहुत इसमें मायने रखता है और वो सरकार की बातों पे विश्वास है उनको कि सरकार ने कहा वे धीमे धीमे समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो विपक्ष के सामने, जैसे प्रदीप जी ने कहा, विकल्प क्या रह गया?
वो वही बात को करना चाह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि बेटर मैनेज हो सकता था क्या? वो एक चीज थी जिसपे अगर विपक्ष या बाकी सब चीजें जो बहस की बात हो है कि वो एक है कि इसका लॉजिस्टिक्स जो होना चाहिए था, जिस तरह की तैयारी है उसके साथ दिखनी चाहिए थी, शायद अगर वो नहीं दिख रही तो उसके ऊपर मुद्दा केंद्रित हो, ध्यान आकर्षित हो। लेकिन उस पर केंद्रित होता नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों को चुनाव जो अगले साल होने हैं उसमें ये तमाम पार्टियां, वो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, कहीं मुद्दा विहीन होती दिखाई दे रही हैं? ये एक कारण है कि इसको लगातार मुद्दा बना के रखना है, इसलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो जनता कह रही है और जो पार्टियां कह रही हैं, अगर वो एक बात है तो इस पर चर्चा हो सकती थी, इस पर बात हो सकती थी। ये समर्थन जनता का नहीं मिल रहा, इसीलिए शायद वो भारत बंद में एक साथ नहीं दिखाई दिए। जनता पार्टी की तरफ से शुरू में जो शुरुआती दौर में बयान आया कि कई जगह बात हुई, तो ये ऐसी लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी को भी एक चुनाव में मुद्दा बनता है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी मुहिम कर रही है और साथ ही साथ काले धन के खिलाफ, ये 2 मुद्दे हैं जो लोगों को समझ आ रहे हैं कि सरकार की जो पहले सीधा इन दोनों पे प्रहार है और कड़ा प्रहार है। तो ये जब बात समझ आ गई तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो इसका आर्थिक परिणाम होगा दीर्घ काल में, लंबा लॉन्ग टर्म जो है, वो लॉन्ग टर्म वो फायदा होगा, तो लोग उसकी आशा कर रहे हैं और वो सरकार के जो बाकी कदम है वो उस तरह पहुंचे, ये बात रहेगी। मुद्दा तो चुनाव में तो राजनीतिक पार्टियां तो मुद्दा बनाएंगी जिस चीज से उनको लगता है कि लोगों के दिल में उनके लिए जगह बनेगी, लोग उनकी बात समझ पाएंगे, तो लोग उस पर जरूर राजनीतिक पार्टी तो उठाती रहेंगी इस बात। क्या प्रदीप जी आपको लगता है कि इस पूरे फैसले में जो हमने देखा कि सत्ता और समाज, एक वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहा है इस लड़ाई में, जो तमाम पार्टियों का कैडर है वो पार्टियों के अपने रुख से उस पर असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे भी? बिल्कुल पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक मतलब ऐसी चुनौती थी जिसमें अवसर था, सत्तारूढ़ दल के लिए तो था ही, विपक्ष के लिए भी था। एक सकारात्मक भूमिका अदा करके, ये बता के सरकार की खामियां उजागर करके कि आपने ये जो कदम उठाया उससे पहले ये तैयारी करनी चाहिए थी। चलिए आपने अब पहले नहीं की, अब ये कदम उठाइए जिससे लोगों की समस्याएं हल हों। ग्राउंड पर जाकर जिन लोगों को समस्या हो रही है उनकी मदद करना, जिसका खाता नहीं है उसका खाता खुलवाना, जिसको पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है उसकी मदद करना, फॉर्म भरने में जिसको दिक्कत हो रही है उसकी मदद करना। तो ये अगर काम, देखिए फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, कि कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय भी ले सकती थी कि हमने इसकी जमीन तैयार की, तो इसका श्रेय हमको भी जाता है, लेकिन वो श्रेय मिलता जब आपकी भूमिका सकारात्मक होती है। अब आप संसद की कार्यवाही रोककर ये सोच रहे हैं कि हम सरकार को रोक देंगे या सरकार की छवि खराब कर देंगे, तो वो नहीं हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी कोई भी बनाता है तो एक प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है। पहले दिन से ये जो प्लान ए चल रहा है, खासतौर से लोकसभा में, राज्यसभा में देखिए चर्चा शुरू हुई, 6 घंटे की चर्चा हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक लगा कि इसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये लगा कि चर्चा में हम ज्यादा रहेंगे अगर संसद चलने न दे, तो उसकी कोशिश हो रही है। उसका मैसेज क्या जा रहा है, ये विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारी छवि बेहतर हो रही है, खराब हो रही है, हमारे पक्ष में माहौल बन रहा है कि खिलाफ बन रहा है। इसके आधार पर आगे की स्ट्रेटजी तय होनी चाहिए कि सरकार को हम कैसे घेरें, सरकार को हम कैसे, लोगों को कैसे बताएं कि सरकार के ये न करने की वजह से आपकी परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं विपक्षी। बिल्कुल केवी जी, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की हो सकती थी जो नहीं दिखाई दे रही, क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष कैच 22 सिचुएशन में फंसता दिखाई दे रहा है? संसद चल नहीं रही, संसद चलाने में जो भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की शायद वो नहीं दिखाई दे रही, और जनता जो इंतजार कर रही है लगातार कि उसके हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, और बाहर जनता का समर्थन उस तरह से विपक्ष को नहीं हासिल हो रहा, क्योंकि काले धन की लड़ाई में ये जनता साथ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री और सरकार के, और विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा। जहां तक एक राज्यसभा के सवाल अगर मैं कहूं तो विपक्ष के कुछ कांग्रेस के खासकर लोगों का ये मानना है कि जब कोयला के ऊपर, कोयला आवंटन को लेकर जब संसद में गतिरोध रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो कि उस वक्त विपक्ष में थे, उनकी तरफ से मांग थी कि प्रधानमंत्री जी हाउस में बैठे, तो वो उस चीज को एक तरह से उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं। एक जो विपक्ष की पिछले 20 साल से अगर आप रणनीति देखें, जब वो सत्ता पक्ष की तरफ अपनी बात नहीं मनवा पाते तो गतिरोध पैदा करते हैं,
कोई भी पार्टी विपक्ष में आए, चाहे आप वीपी सिंह जी की सरकार के वक्त से देखते जाइए और बाद में तमाम सारी विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में भी आई, तो दोनों का रुख, तो जिसे कहते हैं कि पोजीशन जब चेंज होती है तो पॉलिसीज के ऊपर प्रहार अलग किस्म से खुश होता है। तो एक ये बड़ी अजीब सी स्थिति कई सालों से देखते आए, ये कहीं ना कहीं ये केवी जी, राजनीतिक पार्टियों की ताकत जनता होती है और जनता की क्या राय होती है वो होती है। इस मसले पे तो जनता की राय भिन्न दिखाई दे रही है, वो ताकत बनती राजनीतिक पार्टियों की दिख नहीं रही। ये तो आपको भी पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पार्टियां विपक्ष में है वो कभी सत्ता पक्ष में आती है, जो सत्ता पक्ष में थी वो विपक्ष में आती है, ये जनता उनको बिठा देती है दोनों तरफ। लेकिन उन पार्टियों के रवैये में ठीक उसी तरह व्यवहार चलता रहता है, जब वो विपक्ष में रहते हैं वो व्यवहार गतिरोध व्यवधान का, और जो सत्ता पक्ष में होता है फिर वो रिवर्स हो जाता है। कितने सहमत प्रदीप जी? नहीं, देखिए ये बात तो ठीक है कि पिछले 15-20 साल से इस तरह का रवैया सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव भी करते हैं। एक फॉर्मूले पे चल रहे थे वही चलता रहेगा ये जरूरी नहीं। इससे पहले तक 15-20 साल से आप देखिए, बल्कि 30 साल से संसद में राष्ट्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकारें आ रही थी, तो एक उम्मीद थी कि भाई ये हैं, आज कल चुनाव होगा तो हम आएंगे। अब 30 साल बाद लोगों ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है सरकार को, और 2.5 साल उस सरकार के बीत गए, अभी कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है। अगले 2.5 साल में हो जाए वो अलग बात है क्या होगा, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो विपक्ष को भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए कि हम क्या करें। हम जो कर रहे थे अभी तक उससे तो फायदा नहीं हो रहा है, तो हम क्या बदलाव करें। दूसरा, आप रोज गोल पोस्ट अगर चेंज करेंगे, पहले दिन आपने कोई मांग नहीं की कि प्रधानमंत्री बोले या प्रधानमंत्री आए, बहस शुरू कर दी। दूसरे दिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वो बाहर बोल रहे हैं, संसद में नहीं बोल रहे हैं। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, बोलेंगे। तब आपने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री पूरे समय बैठे चर्चा में, तो आधी से ज्यादा चर्चा तो निकल चुकी है। तब आपने डिमांड क्यों नहीं की? तो अब प्रधानमंत्री पूरे समय बैठे, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये जब यूपीए सत्ता में थी तो एनडीए ने ऐसा करवाया था, वो एक बड़े घोटाले का मामला था। लेकिन मान लेते हैं कि वो एक प्रेसिडेंट बन गया है, तो भी आप पहले दिन तो ये बात कहते, ये मतलब है आफ्टर थॉट है कि बाद में आपने सोचा, और बाद में आप सोचते सोचते हर दिन एक नए मसले को लेकर सामने निकल कुल ये रहा है कि आप बहस की बजाय गतिरोध पैदा करने के लिए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार विपक्ष का रवैया रहा है, उसे हमारे दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हो सकती थी। सरकार ने काले धन के खिलाफ डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला लिया था, उसके साथ एक मौका था विपक्ष को भी कि जनता के बीच जाके एक अच्छा संदेश देने का कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन वो कहीं उससे चूक रही है। और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उसमें जनता के बीच ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि इस पूरे मसले पे, जो देश हित का मसला था, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रुख रहा है, क्या पार्टियों का रुख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। और चर्चा में आज बस इतना ही। डी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।